हेलो 9th क्लास के स्टूडेंट्स, हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। अब लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लोकतंत्र की दो परिभाषाएं पढ़ी हैं। एक थी अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी थी उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। दूसरी परिभाषा ये थी डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। अब जो एक और सिंपल डेफिनेशन बनाते हैं यहाँ पे, इसके लिए इसको पढ़ते हैं पहले। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। यानी उस चर्चा पर बात करें जो खुद को लोकतंत्र कहती है, लेकिन फिर भी सरकारों के बीच समानता और असमानता थी। पिछले अध्याय में हमने सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए बहुत ही सरल पैमाने पर पहचान की थी। यह पैमाना था लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार। यानी अगर कोई लोकतांत्रिक सरकार होती है तो वो उसके पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होता है, चाहे वो वोटों के माध्यम से हो या किसी और तरीके से हो। इसलिए एक सरल परिभाषा से हम शुरुआत कर सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये थर्ड डेफिनेशन है भी लोकतंत्र की। तीसरी डेफिनेशन, दो इससे पहले हो चुकी हैं। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से और लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर पैदा कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया था। म्यांमार के जो सैनिक, वहाँ पे सैनिकों का शासन था, अर्थात वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था। जिन लोगों ने उनका चुनाव किया था वो आम जनता नहीं थी। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गई। शासक के फैसलों में जनता की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते, क्योंकि पिनोशे चिली का राष्ट्रपति था, वहाँ जनता के द्वारा वो नहीं चुना गया था, इसलिए तानाशाह बोला गया उसको। यह बात राजशाहियों पर भी लागू होती है, यानी राजा का जहाँ पर शासन होता है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने जाते, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें एक हक मिल जाता है कि वे शासक है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूरी तरह या पर्याप्त नहीं है। इसमें समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, परंतु इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि अध्याय नंबर 4 में देखा था हमने कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना पड़ेगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। तो लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर आने वाला है भी, उसके लिए पहले लोकतंत्र को और अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अब है लोकतंत्र की विशेषताएं। इसमें इस लोकतंत्र की परिभाषा का भी रूप मिलेगा और दूसरी विशेषताएं मिलेंगी आपको। तो लोकतंत्र की सरल परिभाषा है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को जनतांत्रिक कहे जाने के लिए उसे किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? यानी शासक किन को माना गया है और क्या वे अधिकारियों का चुना जाना आवश्यक है, और लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? जो कौन से लोग हैं जो शासकों का चुनाव करते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है?
यानी कौन लोग जो चुनाव करते हैं, चुनाव में जो भाग लेते हैं वो कौन कौन से शासक हैं, अर्थात शासकों का चुनाव कौन करते हैं। कोई एज है या कोई और कंडीशन है। जैसे हमारे देश में 18 साल से ऊपर वाले लोग चुनाव करते हैं। अलग अलग देशों में हो सकता है ये कंडीशन कुछ और तरह से हो। क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार से कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना जरूरी, यानी कुछ बंदिशें हैं उन पर, उनमें रहकर काम करना पड़ेगा। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए। तो अब इनको बारी बारी से हम अध्ययन करते हैं। ये जो सारे प्रश्न है विशेषताओं के रूप में आगे आएंगे आपके। पहला है भी, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथों में। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी, यानी सैनिक सरकार थी। ये वो था, जनरल था, सेना का जनरल था ये, और इसके लीडरशिप में पाकिस्तान ने सरकार का तख्तापलट कर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका, यानी जो सरकार लोगों द्वारा चुनी गई थी उसको उखाड़ फेंक दिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया गया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करवा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। अर्थात 2002 में उसने लोगों के बीच में एक जनमत संग्रह करवाया, लोगों के विचार इकट्ठे करके डिसीजन दिया कि मुझे 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह की धोखाधड़ी है। यानी उन्होंने कहा कि जनमत संग्रह जो करवाया गया है वो गलत है, धोखा किया गया इसमें, और उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया। किसने बदल दिया? जनरल परवेज मुशर्रफ ने। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, खत्म कर सकता है। मंत्रियों के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादा सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च जो पावर है यहाँ पर वो सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। यानी असली ताकत जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। अब स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं। यानी ये लोकतंत्र नहीं है। यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है। हम ऐसा नहीं कह सकते। ये प्रश्न पूछा हमसे कि क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है। हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया है, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथ में है, जो जनता के द्वारा चुने हुए नहीं है। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, परंतु असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। पिछले चैप्टर में हमने पोलैंड के कम्युनिस्ट शासन के समय में सोवियत संघ और समकालीन इराक में अमेरिका की भूमिका के बारे में पढ़ा।
ऐसे मामलों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथों में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में। इससे लोगों का शासन नहीं किया जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा, इसके बाद स्टार्ट होगा। थैंक्स।